मुझे एक और कारण ये भी लग रहा है कि भाजपा भविष्य में हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम व्यवस्था जो है उसको हटाने के बारे में भी सोच रही हो। और उसको हटाने के लिए सबसे अच्छा हथियार है कि जिस पिच पे विपक्ष आपको लाकर खिला रहा है, ये जो आरक्षण वाला, संविधान वाला, जातियों वाला, पिछड़ों वाला, ओबीसी एससी एसटी वाला, तो उस रिप्रेजेंटेशन के नाम पे आप कम से कम सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम को जो है वो हटा सकते हैं। कि बार बार इससे पहले भी एक बार प्रावधान आया था कि परीक्षा आप लें, फिर जुडिशियल सर्विस के एग्जाम के जरिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को भी चुना जाए, और उसमें आरक्षण का प्रावधान हो। तो कॉलेजियम सिस्टम जिस दिन इनके हाथ से चला गया उस दिन तो ये सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। तो कहीं जड़ पे तो वार करने की तैयारी नहीं चल रही है, ये भी तो एक हो सकता है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करने जा रहे हैं अनुपम कुमार सिंह जी से। अनुपम कुमार सिंह जी से बात करेंगे कुछ भाई बड़ा पॉलिटिक्स में, बीजेपी की अंदरूनी पॉलिटिक्स क्या चल रही है समझ में नहीं आ रहा है कुछ उसके बारे में बात करेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और QR जो देख रहे हैं उसको स्कैन करके जो भी पत्रम पुष्पम सहयोग कर सके वो करें। इसी के सहारे आपका एक राष्ट्रवादी हिंदू इकोसिस्टम बनता है। तो स्वागत कर रहा हूं मैं अनुपम कुमार सिंह जी से और सीधे सवाल पर आ जाता हूं कि भाई ये नड्डा जी को क्या हो गया है। सबसे पहले तो द जयपुर डायलॉग्स के समस्त दर्शकों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आप लोग मुझे यहाँ पर देखते हैं। दूसरा ये कि ये जेपी नड्डा वाला जो पूरा मामला है, तो जेपी नड्डा उनको हम आउट गोइंग बीजेपी प्रेसिडेंट कहें तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जेपी नड्डा के कुछ ही दिन बचे हुए हैं भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, और उनके बाद नया अध्यक्ष जो है वो आना है। ये थोड़ा लंबा खींच गया क्योंकि भाजपा वैसे भी एक पद एक उस पे व्यक्ति एक पद पे फोकस करती रही है, यानी या तो आप सरकार में रहेंगे या तो आप संगठन में रहेंगे। और खुद अमित शाह ने, जो इतने बड़े नेता हैं, जो चाहते अगर अमित शाह तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने रहते और गृह मंत्री भी बने रहते, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, ना भाजपा में होती ना भाजपा समर्थकों को होती। लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि ये लोग विचारधारा से काफी विचारधारा को लेकर समर्पित लोग हैं, तो अमित शाह ने भी अध्यक्ष का पद जो है वो छोड़ा। जेपी नड्डा को पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, फिर कुछ महीनों बाद उन्हें पूर्णकालिक अध्यक्ष बना दिया गया, और अमित शाह जो है इधर गृह मंत्री बन जाते हैं और फिर कोऑपरेटिव मिनिस्टर बनते हैं। अब जेपी नड्डा जो है उन्होंने इससे पहले जो है प्रदेश अध्यक्ष या ये सब टाइप की जिम्मेदारियां जो है उतनी संभाली नहीं है, तो उनके लिए ये संगठन इतने बड़े स्तर पे चलाने का उनका पहला जो है वो अनुभव था। और उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 के समय जो बयान दे दिया कि भगवा को लेकर उन्होंने बयान दे दिया कि भगवा को भाजपा से अलग कर दिया। उसके बाद उन्होंने बयान दे दिया कि आरएसएस को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसका खुद प्रधानमंत्री को स्मृति स्थल जाना पड़ा है अभी कुछ दिनों पहले, और नागपुर में जाना पड़ा और मोहन भागवत से मुलाकात करनी पड़ी। तो ये लोग ये नहीं देखते हैं। मैं तो बार बार कहता हूं कि भाजपा के जो छोटे नेता हैं, जो वार्ड से लेके और केंद्रीय मंत्री तक, उन सबको प्रधानमंत्री को देखना चाहिए और उनका अनुसरण करना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, वो किस चीज पे कैसी राय रख रहे हैं, किस चीज पे वो चाहते हैं कि वो कुछ और बोले, कोई और व्यक्ति कुछ और बोले, उस हिसाब से इनको काम करना चाहिए था। लेकिन ये लोग बार बार गड़बड़ कर देते हैं। अभी नड्डा पे हम लोग आएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए क्या हुआ है। आप तो फिलहाल वो विदेश में कई समंदर पार करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि अभी मुंबई में बीएमसी ने क्या किया है कि जैन मंदिर को ध्वस्त कर दिया, यानी, और उस पे हाई कोर्ट देखा, में मैंने मामला देखा। था। और उसी महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र जो है वो पड़ी हुई है, और आप जैन मंदिर को ध्वस्त कर दे रहे हो। और जैन समाज जो है वो हमेशा से एक रहा है, और वो सड़क पे भी एक होके उतरता है। झारखंड में पार्श्वनाथ की पहाड़ियों पर जब कब्जा करने की कोशिश की गई थी, उस समय भी जैन समाज सड़क सड़क पे उतरा था, और उसने वो इस पूरे मामले में अपने पक्ष में जो है वो फैसला लिया था। तो इस बार भी वैसा ही हुआ, और मुंबई में लाखों की संख्या में जैन समाज के लोग वहां पे उतरे। और विडंबना देखिए कि कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री ने नौकार दिवस, नौकार मंत्र दिवस मनाया था। इस कार्यक्रम को विश्व स्तर पर लेकर गए थे, और जैन समाज के साथ हजारों लोगों के साथ सीधा संवाद किया था, जैन मुनियों के साथ संवाद किया था। और बीएमसी में जो कोई एक टुच्चा अधिकारी वहां पर बैठा होगा, उसने नहीं देखा कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, हमें उस हिसाब से चलना है।
और उसने मंदिर को जो है ध्वस्त कर दिया। हालांकि अब इस मामले में ट्रांसफर करके ये कर दिया गया है। तो यही एक दिक्कत है कि ये लोग बार बार ऊपर देखते ही नहीं है कि प्रधानमंत्री किन नीतियों को लेकर चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। तो अब जेपी नड्डा को भी देखिए, आरएसएस को लेकर, भगवा को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था उसका काफी विरोध हुआ। उसके और उसके पहले भी आप ध्यान कीजिए, अनुपम जी, जी जी रोकूंगा 1 मिनट आपको। उसके जी पहले भी आप ध्यान दीजिए कि नूपुर शर्मा वाले प्रकरण में ये जो है वो अचानक कूद पड़े। मतलब ये भी नहीं कि कोई उनसे जी एक्सप्लेनेशन मांग लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, सीधे सस्पेंड, नवीन जिंदल सीधे निष्कासित। और बाद में आप देखिए टी राजा सिंह के टाइम पे वही काम दोबारा, टी राजा सिंह जैसे आपने नेता को सस्पेंड कर दिया जिसके बिना तेलंगाना में आपका कोई वजूद नहीं था, जी और जी। और फिर टी आखिरकार राजा आपको उसको वापस भी वापस लेकर लाना पड़ा ससम्मान। जी जी। हाँ, टी राजा सिंह को फिर वापस भी लाना पड़ा क्योंकि तेलंगाना में आपके पास उस स्तर के और नेता नहीं है। जी किशन रेड्डी हैं, टी राजा सिंह हैं, और बंदी संजय कुमार है, और इतने बड़े बड़े नेता आपके पास है नहीं वहां पे। और आपको वहां पर पांव जमाना है, वहां की बीआरएस के बाद कांग्रेस की सरकार आई है, उसको उखाड़ फेंकना है, तो आपको टी राजा सिंह वहां पर चाहिए ही चाहिए। खास करके हैदराबाद में तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो अब जेपी नड्डा पे आया तो निशिकांत दुबे ने इतना कहा था कि इस देश में जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं उन सब के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो जिम्मेदार है। अब देखिए, थोड़ा सा मणिपुर वाला मामला लेके चलते हैं। बार बार ये लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री मणिपुर कब जाएंगे, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में ये हो रहा है, वो हो रहा है। हालांकि ये लोग कभी ये नहीं कहेंगे कि ड्रग्स को रोका उस कारण हो रहा है, वहाँ ईसाई मिशनरियों का क्या प्रभुत्व हो गया उस कारण हो रहा है। आपने भी बहुत सो इस पर किया है। तो मणिपुर वाला मामला शुरू कहाँ से हुआ, ये तो ये लोग बताएं। मणिपुर वाला पूरा मामला जो है वो शुरू हुआ एक जज के फैसले से, हाई कोर्ट के। और उस फैसले से पहले उसने सीधा फैसला सुनाया, उससे पहले राज्य सरकार से बात नहीं किया उसने, उससे पहले केंद्र सरकार से उसने बात नहीं किया कि हम ये फैसला सुनाने जा रहे हैं, आप इस तरह की तैयारियां रखें, ये स्थिति जो है वो इमर्ज हो सकती है। उसके बाद सरकार और प्रशासन उस जज को बताता। तो ये बार बार जो न्यायपालिका का एक ट्रेंड बन गया है कि हम कार्यपालिका को नजरअंदाज करके फैसले सुनाएंगे, इस कारण ये सारा का सारा झंझट होता है। और मणिपुर का पूरा दंगा और मणिपुर जो 1 साल से 1.5 साल से जल रहा है वो न्यायपालिका की ही देन है कि आपने नजरअंदाज किया चुने हुए प्रतिनिधियों को और सीधा जो है हथौड़ा ठोक के और फैसला अपना सुना दिया। तो निशिकांत दुबे का यही कहना था कि देश में कहीं भी अगर इस प्रकार के गृह युद्ध वाली स्थिति उत्पन्न हो रही है तो उसके उसका जिम्मेदार तो सुप्रीम कोर्ट भी है भाई। और यही बात जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे हैं दिनेश शर्मा, उन्होंने भी दोहराई। उन्होंने भी यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है बार बार कार्यपालिका के कार्यों में जो है वो हस्तक्षेप कर रहा है। अब इस पर जो है पूरा का पूरा गिरोह जो उधर का है वो उठ गया और कहने लगा कि लोकतंत्र में जो है ये तानाशाही जो है वो नहीं चलेगी। तो तानाशाही कर कौन रहा है आप ये तो देखिए। एक तरफ इलेक्टेड लोग हैं जिन्हें जनता ने चुना है, लगातार तीसरी बार चुना है। कई ऐसे ऐसे सांसद हैं जो 7-7 बार और 6-6 बार चुन करके आए हुए हैं। और एक तरफ ऐसे लोग हैं जो राजा का बेटा राजा वाली जो पद्धति थी पुरानी हजारों साल की, उसी का अनुसरण करके चलते हैं, जिनका लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है, जो कॉलेजियम सिस्टम के से चलते हैं, जहां आपको जज का बेटा ही जज मिलेगा, वकील का बेटा ही वकील मिलेगा, जज मिलेगा, इस तरह की चीजें होती हैं। और उस व्यवस्था पर प्रहार किया गया। तो फिर जेपी नड्डा ने बाद में बयान दिया कि निशिकांत दुबे और जो दिनेश शर्मा है उनका बयान वो भारतीय जनता पार्टी उससे खुद को अलग करती है, और फिर उनको उसका उनका व्यक्तिगत बयान बता दिया गया। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि भाजपा इन बयानों से न तो इत्तेफाक रखती है और न ही ऐसे बयानों का समर्थन करती है। और साथ ही नहीं, उन्होंने उन्होंने कहा वो इसको रिजेक्ट करती है। जी नहीं, उन्होंने लिखा है कि सिरे से खारिज करती है। यानी हाँ, जेपी नड्डा ने केवल इसमें 3 मुख्य चीजें हैं। पहला तो ये कि भाजपा ने खुद को अलग किया इस बयान से। दूसरा, भाजपा ने अपने नेताओं को निर्देशित किया, भाजपा के अध्यक्ष ने, कि आप न्यायपालिका पर बयान न दें। और तीसरा, भाजपा ने सिरे से इस बयान को जो है वो खारिज करने की बात की। और इन्होंने बाद में वही लिखा जो अच्छी बातें कुछ होती है, जो शायद हो सकता है उस पद पर जाने के बाद मजबूरियां होती है, लिखनी होती हैं, सबका सम्मान करना पड़ता है, गांधी का भी, फूले का भी, अंबेडकर का भी। तो उन्होंने ये भी लिख दिया कि हम न्यायपालिका के आदेशों का सम्मान करते हैं, उनके आदेशों को, सुझावों को हम तो मतलब सहर्ष स्वीकार करते हैं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय, जितने भी अदालत हैं वो सब मजबूत आधार स्तंभ है लोकतंत्र के। तो ये सब बातें हैं, ये ठीक है।
तो इसके दो निहितार्थ मैं जो है निकाल सकता हूँ। एक तो पहला तो ये हो सकता है कि भाजपा कह रही है कि हम जो है थोड़ा-सा बच के चलेंगे, क्योंकि आप देखिए किरेन रिजिजू जो थे वो कानून मंत्री थे, उनका बार-बार टकराव हो रहा था सुप्रीम कोर्ट के साथ और न्यायपालिका के साथ। तो उनको भी उसके बाद उनका मंत्रालय जो है वो बदला गया था और अर्जुन राम मेघवाल को लाया गया था और उनको कानून मंत्री बनाया गया था और इनको संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री बनाकर यहाँ भेज दिया गया। हालाँकि इसमें भी इन्होंने अच्छा कार्य किया, बहुत ही मुखर हैं। तो न्यायपालिका से बार-बार टकराव था। तो मैं 2 निहितार्थ इसमें देख रहा हूँ। एक ये हो सकता है कि भाजपा कुछ मजबूरी में है कि एक तो पहले से ही इन्हें कहा जाता है कि हम तानाशाह हैं। दूसरा, जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है, जो सामने वाला गिरोह है, जो इंटरनेशनल लॉबी है और राहुल गांधी देखिए अभी विदेश दौरे पे हैं, अमेरिका गए हुए हैं और जब-जब वो अमेरिका जाते हैं, ये तो आप भी सोशल मीडिया पे लिख चुके हैं, तब-तब इस देश में कुछ न कुछ ऐसा गड़बड़ होता है या गड़बड़ होने की शुरुआत हो जाती है। और देखिए आरफा खानम शेरवानी समेत ये तमाम जो भी गिरोह के लोग हैं, वो सब अमेरिका में ही बैठे हुए हैं। तो और इधर जो है न्यायपालिका के खिलाफ बयान भाजपा नेताओं ने दिया और इस गिरोह ने तुरंत शुरू कर दिया कि जस्टिस अशोक गांगुली करके हैं, जिन्होंने वो क्लीन चिट दिया था गोधरा दंगों में कि गोधरा दंगों में तो कुछ हुआ ही नहीं था भाई, जब रेल मंत्रालय उस समय लालू यादव के पास हुआ करता था। वो उन्होंने बयान दे दिया। इस तरह के तमाम जो अभिजात बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उधर के, उन सब ने जो है बयान दे दिया और एक देश में अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश की गई। तो हो सकता है कहीं भाजपा ने असेस किया हो कि कुछ ऐसा ना हो, कुछ या तो न्यायपालिका बदले की भावना को लेकर ना आ जाए, सुप्रीम कोर्ट के जज कहीं बदले की भावना को लेकर ना बैठ जाए या फिर कहीं देश में अनरेस्ट ना हो जाए, इसीलिए हम जो है पहले ही अपने हाथ पांव सारे पीछे खींच के समेट लेते हैं, इससे पहले कि इंटरनेशनल मीडिया वीडिया कहीं कुछ बोले। दूसरा दूसरा मैं ये देख इसका मैं आपको काउंटर देता हूँ। जी जी अगर आप देखिए तो कांग्रेस जो है वो कभी ये नहीं सोचती, वो हमेशा अटैक करती है इनके ऊपर और ये अटैक से पीछे भागते डिफेंसिव मोड में रहते हैं। जी जी डिफेंसिव मोड में रहते हैं, इसमें कोई शक कांग्रेस और ये जो इकोसिस्टम है ये हमेशा जुडिशरी के ऊपर अटैकिंग मोड में रहता है और उस अटैकिंग मोड से जुडिशरी हमेशा डिफेंसिव पे आती है। जी 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 और और दूसरी बात, जो इंटरनेशनल मीडिया वगैरह है वो तो ट्रंप ने बीड़ा उठा रखा है, उसमें इतनी चिंता क्यों है? डीप स्टेट वैसे ही पीछे खिसकी हुई है, वो कहीं आ नहीं रही है। मुझे लगता है कि जेपी नड्डा साहब को इन चीजों का या तो अपेक्षाकृत ज्ञान नहीं है, या वो ये सोच रहे हैं कि साहब कि देखिए मैंने इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें करी, मैंने मोदी जी ने सबका विश्वास कहना बंद कर दिया। आपने नोटिस किया होगा कि मोदी जी जी ने अच्छा 2024 के चुनाव के पहले से ही सबका विश्वास कहना बंद कर रखा है। अच्छा सबका प्रयास कभी-कभी कह देते हैं। नड्डा जी ने बंद नहीं किया है, नड्डा जी चालू है। तो ये जी जी नड्डा जी नहीं जो अब है, ये जिसको जी कहते जी हैं ना मोर लॉयल देन द किंग, वो वाली परिस्थिति में दिख रहे हैं मुझे। हम्म। जी, तो मुझे दूसरा मैं ये देख रहा हूँ कि ये भी एक हो सकता है कि भाजपा ये चाह रही है कि आम जो पब्लिक है, जो आम लोग हैं, वो तो रोज़ न्यायपालिका की जजों की नाम ले लेकर रेलाई कर रहे हैं, जो तमाम यूट्यूबर्स हैं, वो अब बोल रहे हैं। मैं आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अब ये जो अवमानना वाले मामले हैं, वो अचानक से आने बंद हो गए हैं। अजीत भारती जी ने जो किया था अभी कुछ सालों पहले, जो न्यायपालिका को लेकर उन्होंने वो पूरा का पूरा एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो का बजाते, चूँकि उनके वीडियो जो हैं वो शुद्ध हिंदी में होते हैं। अब उसका हुँ। ट्रांसलेशन जो है अंग्रेजी अनुवाद करके वो उस समय जो तत्कालीन सीजे आई थे उनके सामने पूरा पढ़ा गया। अब अंग्रेजी अनुवाद में अब उसमें लिंग-विंग जैसे ये सब टाइप के भी शब्द थे जो शब्दावली थी। तब अंग्रेजी अनुवाद में वो कुछ भी हो सकता है, वो देख के भड़क गए थे बहुत ज़्यादा और उन्होंने कहा था कि भई ये क्या किया है, ये अवमानना का जो है शुरू करो। हालाँकि इसमें बहुत कुछ आगे हुआ नहीं। तो अब मैं ये देख रहा हूँ नहीं, कि मैं आपको बता रहा हूँ अटॉर्नी जनरल ने क्योंकि जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट की जो कार्रवाई होती है उसका एक प्रोसीजर है। जी, क्रिमिनल जी। कंटेम्प्ट की कार्रवाई कि जिसको भी करनी होती है उसको पहले अटॉर्नी जनरल से, हुँ। लोकसभा के मतलब सुप्रीम कोर्ट के लिए अटॉर्नी जनरल से सुप्रीम और कोर्ट के हाई कोर्ट के लिए एडवोकेट जनरल से परमिशन लेनी पड़ती है। जब एडवोकेट जनरल उसकी परमिशन दे देता है या अटॉर्नी जनरल उसकी परमिशन दे देता है, तब ही क्रिमिनल कंटेम्प्ट का हुँ। केस आगे चलता है, तभी वो कोर्ट में जाता है। अजीत भारती के खिलाफ 2 बार, 1 बार नहीं,
2 बार ये परमिशन दी जा चुकी है। वो के लेकिन वेणुगोपाल थे, जी, हाँ, उस 90 समय वर्ष की आयु वाले। उन्होंने 2 बार अलग-अलग समय पर अजीत भारती के विरुद्ध परमिशन दी थी। अब ये तो सोचना, मुझे तो असंभव सा लगता है कि साहब की निशिकांत दुबे के विरुद्ध अटॉर्नी जनरल परमिशन दे देंगे। नहीं, ठीक है, अगर दे भी दें तो नेताओं का जो है वो बहुत कुछ बिगड़ता नहीं है ऐसे मामलों में। व्यक्तिगत रूप से अगर हम देखें तो जो व्यक्ति सांसद या विधायक रहा है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसको आप जेल में बहुत दिन तक नहीं रख सकते हैं। और ये बात निशिकांत दुबे को भी पता है, ये बात दिनेश शर्मा को भी पता है। किसी अरे-गहरे को कहीं से उठा के ये लोग जेल में डाल दें दें या कंटेम्प्ट लगा दें तो वो अलग बात है। भाजपा ये चाह रही है कि होगी कि आम लोग जो हैं, जो आजकल कोर्ट की प्रोसीडिंग देख रहे हैं लोग, खासकर ये बार एंड बेंच, लाइव लॉ जैसे और भी बहुत सारे जो लॉ वाले वेबसाइट्स आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब से ये लाइव कर दी है प्रोसीडिंग की, उसके बाद से लोग देख रहे हैं कि कौन सा वकील क्या बोल रहा है, कौन सा जज क्या बोल रहा है, और क्या तर्क वितर्क वहां पे क्या दलीलें दी जा रही हैं, और काउंटर में क्या कहा जा रहा है। जो पूरी कार्रवाई को लोग देखते हैं, अब उसमें रुचि लेते हैं। और उसके बाद नाम लेकर जो है लोग जजों को, वकीलों को, आप बताइए ना, प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल और ये राजीव धवन जैसे जो लोग हैं सोशल मीडिया पे, अगर ये अवमानना का केस करने लगे तो आप इनके सोशल मीडिया हैंडल पे चले जाइए भाई। एक एक ट्वीट पे 10,000 लोग जो है इनको गाली देते हैं और इनको ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि अगर ये अवमानना का केस करने पे आए तो उतने लोगों को ये बुला ही नहीं सकते हैं वहां पे। और वैसे भी 1 रुपए में आजकल जो है लोग छूट जाते हैं, तो 10,000 लोग, 10,000 लोग जो हैं वो एक तो एक केवल वो तो केवल प्रदूषण की वो छूटते हैं, प्रशांत हर एक थोड़ी छूटता है। केवल प्रशांत भूषण के लिए हो सकता है, वो विशेष सुविधा हो एक तरीके से। लेकिन लो हो सकता है भाजपा चाहती हो कि आम लोग जब बोल ही रहे हैं तो हम थोड़ा सा किनारे रहते हैं और आम लोगों को ही थोड़ा सोशल मीडिया पर जजों की रगड़ाई करने देते हैं। और आप ये देखिए ये जज जो है सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है ये पढ़ मैं रहे हैं। थोड़ा-सा मैं आप जो जी है वो सोच रहे हैं कि साहब कि ये भाजपा का ऑफिशियल स्टैंड है। तो मुझे कुछ थोड़ा-सा अलग लगता है इसमें। जी मुझे जी, ये आप लगता बताइए। है कि भई कि अगर मोदी जी कहते हैं, इशारा करते हैं 1 का, तो नड्डा जी कूद के 100 पे पहुँच जाते हैं सीधे। जी, जी। हाँ, हो सकता है। अब इसमें नहीं, इसमें है क्या, भाजपा का ये ऑफ़िशियल स्टैंड भी नहीं है पब्लिक को कि आप रेलो कोर्ट को। अब लेकिन वो ऐसे खुल के भी नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं सोच अब रहा हूँ कि आप वो देखिए उनको ना, किरण रिजिजू ने तो कितना खुल के बोला। वो तो माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं। जी। उन्होंने तो बिल्कुल खुल के बोला। एक और नहीं, आप नहीं, वाइस और प्रेसिडेंट साहब को देखिए, तो फिर वाइस प्रेसिडेंट साहब से भी असहमति जता दें नड्डा जी। वाइस प्रेसिडेंट साहब ने तो पता नहीं क्या-क्या कह दिया। नहीं, सबसे ज़्यादा खुलकर अगर किसी ने कहा है, तो वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है। और चूँकि वो कानून के जानकार हैं, तो वो समझते भी हैं कैसे बोलना है, क्या बोलना है। उन्होंने क्या बोला कि भले ही अलमारी में कंकाल पड़ा हुआ हो या फिर भले ही डब्बे में आपके कीड़े पड़े हुए हों, आप उसको फोड़िए, उसको ब्लास्ट कीजिए और बाहर निकालिए। हम भी तो देखें कि क्या है अंदर और क्या नहीं है, और सफाई तो करें। और सफाई का इशारा उनका सारा का सारा इसी पे आधारित था कि यशवंत वर्मा, जो जस्टिस यशवंत वर्मा है, उनके यहाँ से मैं कह दूं यहाँ पर कथित तौर पर, नहीं तो हो सकता है मानना मैं आपको ऑस्ट्रेलिया से उठा लें, मुझे यहाँ दिल्ली से ही उठा लें, ज्यादा इजी पड़ेगा मुझे। तो नहीं तो हो सकता है आप एयरपोर्ट पे पहुंचे और पता चला यहाँ पर स्वागत के लिए जो है सो पहले से ही खड़े हैं रिसीव करने के लिए। तो इसीलिए कथित तौर पर उनके यहाँ से जो कैश करोड़ों के बताया जाता है कि जो मिला फायर विभाग को, और 1 महीने हो गए, और 1 महीने बाद अब तक कोई इस पे चुप्पी है एकदम। और कोई एफआईआर तक नहीं हुई है। और केंद्रीय गृह मंत्री जो देश का दूसरा सबसे शक्तिशाली नेता है, उसको कहना पड़ा कि बिना सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अनुमति के एफआईआर तो दिल्ली पुलिस कर ही नहीं सकती है। ये तो बहुत बड़ी बात है भाई। और एफआईआर नहीं होगी तो कार्रवाई कैसे होगी? तो कार्रवाई वो ऐसा हुआ कि घर में, मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई कहीं से कोई हत्या करके आया, और फिर वो पुलिस वो मामला न करे, और घर में उसका बाप जो है वही बोले हमने अपने बेटे को जो है सो हत्यारे को 2 दिन के लिए घर में बंद कर दिया है, चलो भाई मामला हमने रफा दफा कर दिया, सजा दे दी है हमने। तो ये सिस्टम चलता है न्यायपालिका का। खुद ही जांच आयोग बिठाएंगे, जांच आयोग का फैसला कब आएगा कुछ पता नहीं। खुद ही वो रिपोर्ट पढ़ेंगे, खुद ही सीलबंद रिपोर्ट खुद की ही पॉकेट में डालेंगे,
और खुद ही जो है वो कार्रवाई भी कर देंगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो पहले जस्टिस यशवंत वर्मा वाला जो है ये पूरा मामला, इस पर जो पब्लिक ने रिलाई की है, ये तो जगदीप धनखड़ का यही तो कहना था कि आप सुपर संसद नहीं बनिए। और आप एक चीज देखिए, सोशल मीडिया ये लोग देखते हैं, ये जितने भी जज हैं वो, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि नुपुर शर्मा वाला केस याद कीजिए। पहली बार में इन्होंने ये कहा था कि इस बेलगाम जबान वाली औरत को जो है पूरे देश को आग में झोंक दिया है अपनी बेलगाम जबान से। जबकि नुपुर शर्मा ने जो कहा था उसका नहीं इन्होंने फैक्ट चेक करने की कोशिश की, न किताब में क्या लिखा है ये देखने की कोशिश की, नहीं इन्होंने देखा कि मोहम्मद जुबैर ने कटा हुआ क्लिप शेयर किया है वो भी नहीं देखा, सामने वाला तस्लीम रहमानी क्या कह रहा था ये भी नहीं देखा, और सीधा एक बयान दे दिया। उसके बाद वो मुझे भी आज भी याद है जस्टिस पार्टी वाला की जो लाई हुई थी पूरे सोशल मीडिया में लगातार 2 दिन तक, कि उसके बाद ये लोग खुद ठंडे पड़ गए और कहने लगे हमने तो आपकी ही सुरक्षा के लिए कहा था, ऐसे हो गया वैसे हो गया, सफाई वफाई देने लगे। तो ऐसा मत समझिएगा कि ये लोग देखते नहीं, इनके सोशल मीडिया हैंडल्स नहीं है, लेकिन इन्होंने फेक हैंडल्स बनाए रखे होंगे, ये इनके जो बाल बच्चे देखिए जेपी नड्डा जी देखते हैं या नहीं देखते हैं? आज जेपी आज नड्डा, आपने देखा उनकी उनकी बात पर क्या प्रतिक्रिया हुई लोगों की? नहीं मैंने देखा कमेंट में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस बयान का समर्थन नहीं कर रहा हो, लेकिन कुछ लोग ये भी मैंने कह रहे हैं कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, तब उनकी जो पोस्ट थी उसकी जी जी रीपोस्ट हुई थी 4000 बार, और उसके नीचे कमेंट्स थे 10,500। और वो जी 10,500 के 10,500 जो थे वो उनको सुना रहे थे केवल। हाँ बिल्कुल, आलोचना लोग कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि भाजपा कोई नहीं, असंग हो सब। खाली खाली वो शिष्ट आलोचना ही नहीं है, उसमें जी बहुत जी कुछ है। जी, हाँ वो सुना सुना भी रहे हैं, नहीं नहीं उसमें तो बहुत कुछ है, वो तो है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जेपी नड्डा जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं। रोल प्ले का मतलब होता है जैसे हमारे गाँव में क्या होता है, जैसे दो गुट के बीच झगड़ा हुआ और मेरा कोई दोस्त है, उसने जाके सामने वाली वाली पार्टी को जो है 2-4 झप्पड़ खींच के लगा दिया, फिर मैं दौड़ते हुए गया और उसको खींच के ला रहे भाई झगड़ा खत्म करो झगड़ा खत्म करो, तब तक उसने 2-4 थप्पड़ जो है वो खींच दिया है। तो जो निशिकांत दुबे या दिनेश शर्मा ने दिन भर जो इलाज करना था वो कर दिया था, इसके बाद इनका रोल जो है वो सामने आता है, और ये अपना रोल प्ले करते हुए वो टेम्पलेट पहले से जो तैयार रहता है वो इन्होंने अपना उसमें नहीं जो है नहीं, मैं थोड़ा सा इससे ऐसे। असहमत हूँ। मैं ये जी मानता हूँ कि इनको ये रोल प्ले अगर कहा भी गया तो इनको जी अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत पुअर है, और उसको इन्होंने ठीक से कन्वे नहीं किया। उसका अर्थ जो है वो जनता ने उल्टा ले लिया, और यदि वो कहना भी चाहते थे सिर्फ इतना कह के रह सकते थे कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। इससे अधिक कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और जो बाकी सब उन्होंने ज्ञान जो बघारा अपना, ज्ञान थोड़ा ज्यादा है। जी अब जी ज्ञान जी, तो ऐसा नहीं, देखिए इनका डर वो डर है, ये डर अब ही वो बंगालियों के दामाद हैं, तो आप जानते हैं ज्ञान तो आ ही जाता है फिर जब बंगालियों के संसर्ग में रहेंगे भद्र लोग। तो भद्रलोक वाले तो वो जो ज्यादा ज्ञान जो दिया ना वो भारी पड़ गया। बाकी खाली इतना कह देते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, तो उसमें कुछ नहीं होता। जी जी, हो सकता है। अब कभी कभी होता क्या है कि रोल प्ले वाले मामले में क्या होता है, कभी कभी किरदार में आदमी इतना घुस जाता है कि वो जो डायरेक्टर होता है या फिर जो प्रोड्यूसर होता है या जो लेखक होता है वो उन लोगों की बहुत ज्यादा जो है सो कि बिना सुने वो एक बार किरदार में घुस गया तो वो बहुत अच्छे से अभिनय करने लगता है। तो उसके बाद डायरेक्टर भी नहीं टोकते हैं कि ठीक है भाई ये बहुत अच्छा अभिनय कर रहा है, ये शूट जो है 1 टेक में हो जाने दो पूरा, उसके बाद देखेंगे कि बहुत ही रियलिस्टिक एक्टिंग है। तो ये भी हो सकता है कि जेपी नड्डा जी का रोल प्ले में वो एकदम रियल कैरेक्टर ही एकदम से हो गए हों। तो वैसे भी अब वैसे भी अब आउट प्रेसिडेंट ज्यादा ही रियल हो गए। अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो हालांकि अगले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले हैं वो तो बहुत सारे नाम चल गए हैं, कोई कह रहा है नॉर्थ ईस्ट से, कोई कह रहा है महिला, कोई कह रहा था संक्रांति के दिन, कोई कह रहा था महिला दिवस के दिन, कोई कह रहा था दक्षिण भारत से। लेकिन मुझे जो भाजपा के विश्वस्त सूत्रों ने जो अंदर से बताया है उन्होंने 4 नाम गिनाए हैं कि भूपेंद्र, धर्मेंद्र, खट्टर और शिवराज, कि इन्हीं चारों में से कोई अध्यक्ष बनने वाले हैं। अगर शिवराज सिंह चौहान बनेंगे तो सबसे मजबूत अध्यक्ष बनेगा, अगर धर्मेंद्र प्रधान या भूपेंद्र यादव में से कोई बनते हैं या मनोहर लाल खट्टर बनते हैं तो वो जो वर्तमान सत्ता है या जो वर्तमान में जो लोग भाजपा के आला कमान में है उनके करीबी लोग ही बनेंगे,
और वो लोग आपस में सामंजस्य बिठा के जो है वो काम करेंगे। लेकिन ये भी बात हो रही थी अभी पिछली बार वरुण जी के साथ में आपके शो पे था, तो वरुण जी ने वो ये पूछा था कि क्या संघ से चर्चा होगी भाजपा के अध्यक्ष को लेकर, तो मैंने ये बताया था कि ये जो चर्चा जो थी वो हो चुकी है। संघ को जो भी कहना था या करना था वो खुद प्रधानमंत्री से कहा जा चुका है, वो पार्टी को भी कहा जा चुका है क्या बनाना चाहिए, कैसा बनाना चाहिए। भले ही आरएसएस ने कोई एक नाम न दिया हो, लेकिन इशारों इशारों में चीजें बताई जा चुकी है। निर्णय जो है वो भाजपा के स्तर से लेने में देरी हो रही है, और राज्यों के भी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव होने हैं, ये सब कुछ होना है। तो अभी बहुत ही संवेदनशील एक तरीके से समय चल रहा है, और उसमें भाजपा को लग रहा होगा कि हमें बहुत ज्यादा पचड़ों में जो है वो पढ़ना नहीं है। क्योंकि आप देखिए इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट प्रावधानों पर वक्त के रोक लगाता या कहता कि हम अगली सुनवाई तक जो है स्टे लगाते हैं, उससे पहले सरकार ने खुद ही कह दिया वहां पर कि नहीं, हम जो है ये वक्फ बाय यूजर वाला प्रावधान और वक्फ बोर्ड और काउंसिल में गैर मुस्लिमों को सदस्य के रूप में शामिल करने वाला प्रावधान, ये सब पर हम स्वतः ही रोक लगा रहे हैं, और किसी प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा अगले आदेश तक। तो बहुत लोगों को ये भी लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने रोका है, नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोका है। ऐसी स्थिति आएगी ये सरकार को भय था, इसीलिए सरकार ने पहले ही सुनवाई दूसरे दिन की शुरू हुई उसी समय कह दिया कि हम भाई खुद ही रोक लगा रहे हैं, अब आप देख लीजिए क्या करना है नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि भाजपा जो है वो अभी थोड़ी सी, जो आपने सर कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी क्या किया है डीप स्टेट का क्या नहीं, ये थोड़ा सा देखना है। अभी इसमें थोड़ा एक सप्ताह और इंतजार करते हैं, इसीलिए क्योंकि जो अमेरिका का सिस्टम है, यहाँ हम लोग कहते हैं ना कि सरकार हमारी है लेकिन सिस्टम तो उनका है। तो अमेरिका का सिस्टम कितना बदला है और कितना नहीं बदला है, ये देखने के लिए राहुल गांधी वहां का दौरा कंप्लीट करके यहाँ आते हैं। उसके बाद सैम पित्रोदा का कोई नया बयान आ जाता है, खुद ही पता चल जाएगा जब वो बोलते हैं, तो उसके बाद पता चलेगा कि क्या इनकी साजिश है क्या नहीं है, इनको अमेरिका से कितनी सहायता मिल रही है कितनी नहीं मिल रही है। एलन मस्क अभी यहाँ पर भारत आने का उन्होंने ऐलान कर दिया है, प्रधानमंत्री से उनकी बात हुई है, प्रधानमंत्री की ट्वीट को उन्होंने कोट किया। उसके अलावा आप देखिए तो ये भी मैं सुन रहा हूँ कि राहुल गांधी भी एलन मस्क से कम 10 मिनट या 5 मिनट की भी मीटिंग की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक फोटो भी आ जाए, ताकि अमेरिका में जो नया निजाम आया है उसके साथ मिल जाए। तो ये कोशिश लगातार चल रही है कि अमेरिका में निजाम बदला है ना, लेकिन रूस के अगेंस्ट वो अभी भी है, चीन के अगेंस्ट वो अभी भी है। तो क्या भारत की मोदी सरकार को लेकर जो अंदर जो लोग हैं अमेरिका की नई सरकार में, उनका क्या रुख है, ये एक बार व्यवस्था में ये एक बार देखने के लिए एक सप्ताह का बस इंतजार करना होगा। और जहां तक अनरेस्ट की बात है, मुझे नहीं लगता है कि मणिपुर में मिशनरियों को जो फंडिंग आ रही होगी वो केवल ट्रंप के आने की वजह से रुक जाएगी, या फिर जो प्रोजेक्ट जोशुआ चल रहा है वो केवल डोनाल्ड ट्रंप के वहां बैठने से यहाँ रुक जाएगी। जो यहाँ अनरेस्ट फैलाने के लिए जो ईसाई मशीनरियों की जो साजिश पहले से चली है, वो मुझे लगता है कि ऐसे ही चलती ही रहेगी। तो बहुत ज्यादा अमेरिका पर अभी भरोसा करना भी ठीक नहीं है। जब डोनाल्ड ट्रंप जीते थे उसके बाद रूस की जो स्पुतनिक है उसका एक ट्वीट आया था, बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया, और स्पुतनिक ने यह कहा था कि अमेरिका जो है वो अमेरिका है, वहां पे सिर्फ सरकार बदली है, लेकिन आप ये याद रखिए कि अमेरिका जो है उस जो दोस्त हैं जो दुश्मन है जो उसके मिशन होते हैं वो सारे जारी ही रहते हैं एक तरीके से। तो अभी थोड़ा सा और इसमें इंतजार करके देखे तो अच्छा रहेगा। और मुझे लगता है कि उपराष्ट्रपति के बाद जहां तक न्यायपालिका की बात है, राष्ट्रपति का भी बयान आ जाए तो कोई नहीं। राष्ट्रपति पहले भी इन जजों के सामने ही बोल चुकी हैं कि आप जो है जो आपके केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं पहले उस पर ध्यान दीजिए कि क्यों ये। तो ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर जितना हमला करेंगे उतना भाजपा को फायदा है। भले निशिकांत दुबे पर हमला करें तो उसका फायदा है या नहीं है, लेकिन न्यायपालिका का समर्थन करने वाले जो भी लोग हैं भारत में, अगर जगदीप धनखड़ को कुछ बोलते हैं तो वो तो किसान पुत्र हैं, जाट नेता हैं। जो राष्ट्रपति है वो तो ट्राइबल है, वो उड़ीसा से आती हैं, उसके अलावा जनजातीय समाज से आती हैं, महिला है। तो इन सब पर जितना हमला किया जाएगा उतना भाजपा को फायदा है एक तरीके से। तो शायद भाजपा ये चाहती है जो ऊपर संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं वही जो है बोले, जो पार्टी के नेता है, और एज अ पार्टी जो है हम दूरी बनाए रखें और हम जो है इनकी ही पीछ पर खेलते रहें। और मैं भय ही सिर्फ देख रहा हूँ इसमें कि ये डर के कारण ऐसा हो रहा है। जी क्यों होना चाहिए, डर की क्या आवश्यकता है? नहीं नहीं, डर की आवश्यकता नहीं है। वो डिफेंसिव वाला जो आपने कहा ना कि वो डिफेंसिव वाला जो अप्रोच है
वही इनका आ रहा है, क्योंकि इनको ये तो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गए हैं। उसके अलावा कई राज्यों में इनकी सरकारें हैं, और इन्हें पता है कि बिहार में और असम में या फिर बंगाल में सुप्रीम कोर्ट के ये निशिकांत दुबे के बोलने नहीं बोलने से शायद असेस करेंगे क्या फर्क पड़ता है क्या नहीं पड़ता है। तो ये सारी चीजें ये लोग देख रहे होंगे, इसीलिए हो सकता है अभी, या हो सकता है थोड़ी कंफ्यूजन वाली भी स्थिति हो। जेपी नड्डा ये भी सोच रहे हो कि जो नया अध्यक्ष आएगा वो अपने लेवल से फैसला करेगा कि हमें कितना एग्रेसिव रहना है कितना नहीं, कि मैं जब तक अध्यक्ष हूँ मेरा जो टेन्योर है तब तक मैं वही करूं जो पहले से मैं करता आ रहा हूं, जो पहले हमारी रणनीति रही है। क्योंकि अध्यक्ष बदलने से सिर्फ अध्यक्ष नहीं बदलता है, तमाम राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदलते हैं, नए उपाध्यक्ष आते हैं, नए सचिव आते हैं, भाजयुमो के भी अध्यक्ष बदलेंगे, पूरी की पूरी कोर टीम जो है वो नई हो जाती है। तो उसमें किन लोगों को डाला जाएगा, वो लोग कितने आक्रामक होंगे, उनकी रणनीति क्या होगी, ये सारी चीजें अलग होंगी। अभी जेपी नड्डा वाला जो है वो जो चल रहा है वो अलग है। तो वो इनका जो पहले से 3 साल से चला आ रहा है वही आगे भी चलेगा एक तरीके से। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बदलाव उन अंतिम समय में वो सोच रहे होंगे कि हम अचानक से कोई बदलाव करते हैं बदल जाए। तो जैसा चल रहा है वैसा ही उसी ढर्रे पर जो है वो चलने देते हैं, ये वो सोच रहे हैं जी। हाँ, लेकिन निशिकांत दुबे तो रुके नहीं। अब आप ये देखिए एसवाई कि कुरैशी को उन्होंने एसवाई कुरैशी को उन्होंने रेल दिया उसके बाद में। हाँ उन्होंने कहा है वो नड्डा जी ने देखिए। लगभग रात के 11 बजे ट्वीट किया। ठीक है सर। और रेस्पॉन्स देखिए, उस ट्वीट पर प्रतिक्रिया देखिए, जो जन समर्थन उनको मिल रहा है वो देखिए। तो नड्डा जी ने रात के 11 बजे ट्वीट किया, लेकिन सवेरे सवेरे 10 बजे के आसपास, 10 बजे के करीब 9 बजे के आसपास निशिकांत जी ने चुनाव आयुक्त को, आपके एसवाई कुरैशी पूर्व चुनाव आयुक्त को उन्होंने लपेट दिया। जी वो झारखंड से आते हैं ना, तो एसवाई कुरैशी के टेन्योर में इनको बहुत दिन से ये सोच रहे होंगे कि इस आदमी को जो है इसको करना है, क्योंकि एसवाई कुरैशी के ही टेन्योर में इन्होंने लिखा है ना कि झारखंड के संथाल परगना में आपके ही कार्यकाल में घुसपैठियों को वोटर बना बना कर जो है जोड़ा गया। और दूसरा इन्होंने इन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त की जगह मुस्लिम आयुक्त जो है ये इस शब्दावली का इस्तेमाल कर दिया हुआ है। और ये बेचारे कहाँ वक्त का समर्थन कर रहे थे, इन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि, मैं तो इन्हें लग रहा था अंग्रेजी में मैं लिख रहा हूँ, केवल जो इलीट वाले हैं वो लोग पढ़ेंगे, इन्हें क्या पता था कि ये भी पढ़ के। और निशिकांत दुबे का हमेशा से रवैया जो है वो आक्रामक ही रहा है। क्योंकि आप देखिए कई बिल पर जो भाजपा संसद में बिल लाती है उस पर निशिकांत दुबे ओपनर होते हैं, ओपनिंग बल्लेबाजी करते हैं, सबसे पहले उन्हें वक्ता के रूप में खड़ा किया जाता रहा है कि आप सरकार की बात जो है, जो पार्टी का पक्ष जो है वो संसद में रखें। तो संसद में भी वो आक्रामक रहे हैं। बहुत कम ऐसे नेताओं में है जो गांधी परिवार पर सीधा हमला करते हैं, सोनिया गांधी पे, राहुल गांधी पे। और दूसरा निशिकांत दुबे के कनेक्शंस भी है, तो आक्रामकता जो है वो उनके एक तरीके से खून में है। और वही बात उन्होंने क्या कही है कि सन 712 से ही, मतलब जब राजा ताहिर पे सिंध में मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण हुआ था, पर जिसको पहला इस्लामी हमला बोलते हैं भारत में, तो इनका ये कही, उन्होंने वो याद दिलाया है कि उससे पहले जो जमीन थी वो तो सारी हिंदुओं की थी, जनजातीय समाज की थी, जैन की थी, बौद्ध धर्मावलंबियों की थी। और फिर इन्होंने वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाने की बात की है। तो कहने का अर्थ ये है कि इन्होंने ये भी कहा है कि अब बंटवारा जो है वो अब नहीं होगा। तो एसवाई कुरैशी तो बहुत दिन से उछल रहे थे बेचारे, मैं देख रहा हूँ कि उसके बाद से वो थोड़े से शांत बैठे हुए हैं। अभी तक शौक ऐसा लगा है कि इस पर कुछ क्या जवाब दें क्या नहीं दें, ये भी सूझ नहीं रहा है। ऐसे ही कुछ दिनों पहले अभी विनोद शर्मा जो हिंदुस्तान टाइम्स का जो एडिटर रहा है, मेरी मैंने उसे भी ये लिखा कि भाई, उसने लिखा भाई देखो आरएसएस ने ये कार्यालय बना लिया, ये कर लिया। मैंने बोला ये भी देखो, कार्यालय बनाने देखा में था कितने मैंने। साल लग गए, 100 साल लग गए भाई कार्यालय बनाने में। इसका तो जवाब दो। हाँ। तो बोल रहा है पहले थोड़ी अपनी भाषा सुधारो तब मैं जवाब दूंगा। फिर बोलता है मुझे सॉरी बोलो। मैंने बोला भाई तू सन्नी देओल थोड़े है जाट फिल्म का कि सॉरी बोल। जाट का आपने ट्रेलर देखा होगा, उसमें सारी की सारी कहानी ही इसीलिए वो बुनी गई है कि वो सनी देओल को सॉरी नहीं बोलता है, और इस पर जो है पूरी फिल्म हो जाती है। तो इन्हें, अब इनके अंदर कौन सा 2.5 किलो का हाथ उछाल मार रहा है कि ये लोगों से सॉरी बुलवाने के लिए चल। तो ये अभिजात्य वर्ग के लोग हैं, इनके साथ ऐसे ही डीलिंग होनी चाहिए। अब नहीं हो सकता है जेपी नड्डा इसकी भी निंदा कर दे तो कल को ये फिर दूसरा आदमी पकड़ेंगे किसी को वो करने के लिए, एसवाई कुरैशी के बाद किसी और पे निशाना जो है वो लगेगा।
तो वो ठीक है, ये चलता रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि भाजपा के जो निचले स्तर के नेता हैं उनकी आक्रामकता में कोई कमी आएगी। सिर्फ अध्यक्ष के कह देने भर से नहीं लगता है कि निशिकांत दुबे रुकेंगे, टी राजा सिंह रुकेंगे, संबित पात्रा रुकेंगे। तो ये जो भी है ये बोलते ही रहेंगे, और जहां जहां हमला करना होगा वहां करेंगे ये लोग, उसमें कोई वो नहीं है। और उधर जो है रोल प्ले वो चलता रहेगा। तो इससे सामने वाले गिरोह को भी थोड़े दिन कंफ्यूज रहने देते हैं और देखते हैं कि क्या उनका चलता है और क्या नहीं चलता है। जी। एक और भी तो देख रहे हैं आप, निशिकांत दुबे जी जो है ना, उनके विरुद्ध कार्रवाई इसलिए भी नहीं हो सकती कि भाई 240 ही तो हैं, उसमें से एक कम कर देंगे तो 239 हो जाएंगे, फिर क्या होगा? और आज चंद्रबाबू नायडू का जन्मदिन भी है, तो एनडीए के एक पिलर अच्छा, जो पर हमारे बड़ा अच्छा मैंने फोटो देखा, साहब कोई ब्राउन यूनिवर्सिटी है बॉस्टन की, वहां पहुंच गए हैं जी जी राहुल गांधी, और हमारे सत्यनारायण गंगाराम जी बढ़ई ने उनको वहां पर स्वागत किया, वो भी आ गया फोटो। साथ में ये भी आ गया कि ट्रंप ने ब्राउन यूनिवर्सिटी की जो फंडिंग थी वो बंद कर दी। हाँ, वहाँ का टुकड़े तो टुकड़े बन रहा था वो, जेएनयू से इंस्पिरेशन ले रहा था। तो जेएनयू का तो ठीक है, हमने भी मांग की थी ना कि जेएनयू को वीर सावरकर विश्वविद्यालय जो है वो कर दीजिए, तो इन्होंने तो नहीं किया, लेकिन वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी फंडिंग पूरी रोक दी, और मस्क भी इसके पूरे समर्थन में है। और मतलब वो अमेरिका है भाई वहां पे, और डोनाल्ड ट्रंप जैसा नेता सत्ता में बैठा हो, और तो वहां कुछ भी कभी भी हो सकता है। क्योंकि किसी ने सोचा था क्या कि ये टैरिफ वॉर जो है वो 105%, 125% ऐसे करके जाएगा, जहां पे टैरिफ 2% और 3% होते थे। ये भी पहले सामने आया था ना कि अबू बकर अल बगदादी को जब मारने का वो सामने आया था, तो उस समय ट्रंप जो है वो टेनिस या बैडमिंटन खेल रहे थे। उसी समय तमाम अधिकारी जो है वो उनसे आदेश लेने आए कि अब 1 घंटे बैठक होगी, उसमें योजना बनेगी, क्या करना है, कैसे करना है, मारने के बाद क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। उन्होंने खेलते खेलते ही बोल दिया, अरे टाइम नहीं है ये सब के लिए, चलो भाई जा जाओ, उसको हटाओ हटाओ उसको रास्ते से। और जाके अबू बकर अल बगदादी जो है उसको मार दिया जाता है। फिर ट्रंप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा कर देते हैं कि ही डाइड लाइक अ डॉग। हो गया, बात खत्म हो गया। तो डोनाल्ड ट्रंप का वो फैसले लेने का तरीका कुछ ऐसा रहा, वो इस तरीके का नहीं रहा है कि हाँ भाई हम बैठक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो जो नहीं। और मुझे एक और कारण ये भी लग रहा है कि भाजपा भविष्य में हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम व्यवस्था जो है उसको हटाने के बारे में भी सोच रही हो। और उसको हटाने के लिए सबसे अच्छा हथियार है कि जिस पिच पे विपक्ष आपको लाकर खिला रहा है, ये जो आरक्षण वाला, संविधान वाला, जातियों वाला, पिछड़ों वाला, ओबीसी एससी एसटी वाला, तो उस रिप्रेजेंटेशन के नाम पे आप कम से कम सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम को जो है वो हटा सकते हैं। कि बार बार, इससे पहले भी एक बार प्रावधान आया था कि परीक्षा आप लें, फिर जुडिशियल सर्विस के एग्जाम के जरिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को भी चुना जाए, और उसमें आरक्षण का प्रावधान हो। तो कॉलेजियम सिस्टम जिस दिन इनके हाथ से चला गया उस दिन तो ये सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। तो कहीं जड़ पे तो वार करने की तैयारी नहीं चल रही है, ये भी तो एक हो सकता है। तो जड़ पे वार करने की अगर तैयारी में ये लोग होंगे, तो फिर आप समझ जाइए कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो इसीलिए कुछ इन्होंने तूफान से पहले थोड़ी सी शांति के लिए अपने नेताओं को कहा है कि देखो आप मौका बचाव तो आएगा। अच्छा कर रहे हो जेपी नड्डा का, लेकिन मैं कल की कमेंट्स देखना चाहूंगा कल कि जी साहब जी आपकी जी जी। बात, इस बात पे कमेंट्स क्या आती है। नहीं नहीं, हाँ, मुझे कि पता है आपने जो लोग हैं वो आपने पब्लिक कुशल बचाव किया है जेपी नड्डा जी का, लेकिन मैं तो कम से कम कन्विंस नहीं हूँ आपकी बात से। नहीं नहीं, मैं बचाव नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो ढर्रा जो उनके अध्यक्षीय कार्यकाल में चलता आ रहा है वो बदलाव उन्होंने वो पसंद नहीं किया है। उन्होंने सोचा कि ठीक है, मैं जिस एक्सप्रेसवे पे चढ़ा हुआ हूं, तो वहां पे अब क्या कहीं टर्न ले, इधर ले उधर ले, अब सीधा ही चलते हैं, क्योंकि आगे चल के गाड़ी किसी और को संभालनी है। वो देखेगा कि भाई कहाँ यू टर्न लेना है, कहाँ राइट मोड़ना है, कहाँ लेफ्ट मोड़ना है। तो एक्सप्रेसवे पे जब आप गाड़ी चलाते हो तो सीधे आप 100 150 आराम से स्पीड चलती है। तो उसमें बदलाव की बहुत ज्यादा गुंजाइश उनको नहीं दिख रही होगी। तो ठीक है भाई, जैसा कार्यकाल मेरा शुरू में था वैसा ही उसी नोट पे उसको जो है अंत करते हैं, हैप्पी हैप्पी नोट पे, कि मैं एक जो है सो कि बहुत अच्छी विरासत जो है वो छोड़ के जा रहा हूँ। तो ये हो सकता है कारण। हाँ, तो विरासत तो उन्होंने अच्छी छोड़ी है। 303 से 240 पे तो वही लाए हैं ना अपने कार्यकाल में, वो तो इसीलिए उनके तो नाम नए पे अध्यक्ष लिखा को ही नए जाएगा 16 अक्षरों में।
नए अध्यक्ष के लिए इसीलिए तो इतना मंथन चल रहा है कि कोई भी हो पिछले से बढ़िया हो, ये एक हो भाई सकता है कोई भी इसीलिए। ऐसा होना चाहिए कि जब अगर ऊपर वाले गलती कर रहे हो तो कम से कम कह तो सके कि साहब इसको देख लो, इसमें ये प्रॉब्लम है। ये तो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। अध्यक्ष ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, अब हो सकता है प्रधानमंत्री जो है वो इन प्रधानमंत्री के सामने बहुत कम नेता हैं जो बोलने की वो हिम्मत भी करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर कुछ पूछ दें, जैसे एक सांसद थे कैराना के, एक वो एक बैठक में बहुत पहले की ही बात है, जो वो कुछ बोलना चाह रहे थे प्रधानमंत्री से, फिर पीएम मोदी ने उनसे पूछ दिया कि आपके एरिया में चापाकल कितने लगे हैं, आपके एरिया में नल जल कितने लगे हैं, आपके एरिया में ये प्रधानमंत्री आवास कितनों को मिला, उनको कुछ नहीं पता था, वो फटकार खा गए। तो अब जेपी नड्डा भी कुछ नया सुझाव अगर देने जाएंगे तो इनसे पूछ दिया जाएगा आयुष्मान कार्ड कार्ड जो है वो कितने बांटे हो, कितनों कितनों का हार्ट का ऑपरेशन हुआ, कितनों का हड्डी साहब का ऑपरेशन हुआ। अध्यक्ष की बात हो कुछ और होती है। नहीं तो ये स्वास्थ्य अध्यक्ष मंत्री बीच भी में तो है बैठता ना, है, प्रधानमंत्री बगल में बैठते हैं। अध्यक्ष को अपनी कुर्सी का इतना तो ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री भी है ना, ये तो ये कहीं बदलाव नहीं चाह रहे हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री तो अब बने, पहले तो पूर्ण अध्यक्ष थे ना। नहीं नहीं, हो सकता है अब बाकी जेपी नड्डा जो है वो मतलब वो कार्यकाल अब तो उनका खत्म ही होने वाला है, अब तो सारा का सारा फोकस हमारा ये होना चाहिए कि नया कौन आ रहा है और उसका रवैया कैसा रहता है, वो कितना आयरन हैंड से चीजों को जो है वो डील करता है, उसकी टीम में कौन लोग होते हैं, क्योंकि ये तो घन केस है एक तरीके से। और स्वास्थ्य मंत्रालय कोई, अब स्वास्थ्य मंत्रालय में जो करना था वो प्रधानमंत्री की योजनाओं से पहले ही हो चुका है, उसमें बहुत कुछ नहीं करना है, वो सिर्फ उन चीजों को आगे लेकर जाना है। तो ऐसा कोई बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय भी नहीं है कि ये खबरों में बने रहेंगे बार बार। अब जेपी नड्डा जो है वो खबरों के परिदृश्य से भी लगभग आपको गायब दिखेंगे, अखबारों से, सोशल मीडिया पर चर्चाओं से, नए अध्यक्ष के एक बार आ जाने के बाद से। तो हो सकता है नया अध्यक्ष बहुत आक्रामक हो, अचानक से सब कुछ जो है वो बदल जाए, और सबसे पहले निशिकांत दुबे को ही बुला के माला पहना के सम्मानित किया जाए, ये भी तो संभावना हो सकती है नए अध्यक्ष के बनने के बाद। तो बिल्कुल वो ठीक देखते है। हैं, हम समय में है ये हम चीजें। आपके आशावाद की पूर्ण प्रशंसा करते हैं और ये इसी आशावादी मोड़ पर ही आज की चर्चा को यहाँ पर विराम दिया जाए। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अनुपम जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय श्री राम। जय